हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 33 देखेंगे। पार्ट 32 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक 1100 सवाल किए हैं। आज हम लोग 1101 से आगे बढ़ेंगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? यानी कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका अनुप्रयोग बताना है आपको, एप्लीकेशन बताना है। इसमें से कौन है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। नाव पीछे की ओर जाती है। यहाँ देखो, इस व्यक्ति ने अपने पैरों से बल लगाया नाव के ऊपर, तो नाव ने इस व्यक्ति के ऊपर बल लगाया इस डायरेक्शन में। इस व्यक्ति ने नाव पर एक क्रिया बल लगाया तो इस नाव ने इस व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाई। और क्रिया बल प्रतिक्रिया बल अलग अलग पिंडों पर लगता है। एक बल देखो नाव के ऊपर लग रहा है तो दूसरा इस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है, और ये दोनों समान परिमाण के होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने अगर इस पर लगाया होगा 20 न्यूटन का बल, तो इस नाव ने भी इसके ऊपर लगाया होगा 20 न्यूटन का बल, लेकिन ये दोनों ही बल विपरीत दिशा में होते हैं। ये है क्रिया बल प्रतिक्रिया बल। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के लिए प्रतिक्रिया बल होता है, विपरीत दिशा में होता है और समान परिमाण का होता है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो आप, ये दोनों जो है कि जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, और तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। ये दोनों ही सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है। इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लागू होता है। इस वाले केस में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है और इस वाले केस में थर्ड लॉ लागू होता है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखना, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये हमें फोर्स यानी कि बल की परिभाषा देता है। ठीक है, बल की परिभाषा देता है। जो दूसरा नियम है ये बल का वैल्यू देगा, यानी कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये हमें बताएगा नेचर के बारे में, गुण के बारे में, बल के गुण के बारे में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है जो बल की परिभाषा देता है। तो पहला नियम है, कौन सा नियम है न्यूटन की गति का जो कि हमें बल के गुणों के बारे में बताता है, यह है थर्ड लॉ। और कौन सा है जो बल के परिमाण को कैलकुलेट करने के बारे में बताता है, तो यह है सेकेंड लॉ। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये है किडनी से। यह है किडनी से। देखो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को प्यूरिफाई करना। हमारे ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो भी उपापचयी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसको ये किडनी क्या करता है? उसको ये किडनी बाहर निकाल देता है यूरिन के जरिए। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए, किसी का मान लो किडनी खराब हो गया, तो क्या होगा? जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है ये नहीं हो रहा है। इसके लिए व्यक्ति को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डायलाइजर होता है। हॉस्पिटल में डायलाइजर होता है, या फिर बोल दो डायलिसिस करने वाली मशीन होती है। इसके सहारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें क्या होगा? बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा। बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर बॉडी में एंटर करवाया जाएगा, बॉडी में डाल दिया जाएगा। और ये एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि पहले पूरा ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, फिर प्यूरिफाई किया जाएगा, फिर बॉडी के अंदर डाला जाएगा। ऐसे में तो व्यक्ति मर ही जाएगा। तो कुछ ब्लड को बाहर निकाला जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर वो अंदर जाता है। तो ये पूरा एक साथ जो है प्रोसेस चलता है। ब्लड का बाहर आना, प्यूरिफाई होना और अंदर जाना, ये सारी प्रक्रिया जो है एक साथ चलती रहती है। तो डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना आर्टिफिशियली। इस डायलाइजर को ना आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। यानी ये सारे मैंगनीज के ऑक्साइड्स दे रखे हैं, बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। ए हो जाएगा। यहाँ जो मैंगनीज ऑक्साइड है यहाँ पर है मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में। यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है 14/2 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या अगर ये इंक्रीज होता है तो जो अम्लता है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। जो Mn है ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के केस में
ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो, यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कई सारे नियम होते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर आपको एक रहेगा डी ब्लॉक का धातु और दूसरा ऑक्सीजन, तो देखो आप कैसे निकालोगे। यहाँ देखो MnO है, आपको Mn का चाहिए। ऑक्सीजन का आप याद रखना, ऑक्सीजन का आप ऑक्सीकरण संख्या लेंगे -2, ठीक है, ऑक्सीजन का लेंगे आप -2। आपको Mn चाहिए, इसमें Mn का आपको नहीं पता है, आप इसको x मान लो। आपने इसको x मान लिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 लेना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर देंगे। Mn का जो होता है, ऑक्सीजन का जो होता है, सबको ऐड करेंगे और बराबर 0 के कर देंगे। Mn का मैंने x मान लिया और इसमें हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या को, तो -2 हो जाएगा और टोटल हमको 0 कर देना है। तो यहाँ पर x -2 यानी कि x बराबर +2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर देख लो MnO2, यहाँ पर कैसे निकालोगे, Mn को हम x मानेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 लेंगे और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर -2 और गुने में 2 बराबर 0, यहाँ पर x +4 आ जाएगा। ऐसे आप इस केस में निकाल सकते हो Mn2O7। Mn का हम x मानेंगे, यहाँ पर 2 Mn है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का हम -2 लेते हैं, यहाँ पर 7 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो -2 और गुने में 7 बराबर 0 हो जाएगा। 2x = 14 हो जाएगा, x = +7 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। एक और देखो, फेरिक ऑक्साइड के केस में Fe2O3 ये है, यहाँ पर आपको आयरन के ऊपर निकालना है, तो आयरन का आपको नहीं पता है, आप x मान लोगे। यहाँ पर 2 आयरन के एटम्स हैं तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपको -2 लेना है, यहाँ पर 3 एटम्स है तो -2 और गुने में 3 और बराबर में 0। यहाँ से x = हो जाएगा 6 और बट्टे में 2 यानी कि +3। यहाँ पर क्या होगा, +3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। डी ब्लॉक का अगर मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन हो तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीकरण संख्या को। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है। आपसे CNG बोल दे, आपसे केवल प्राकृतिक गैस बोल दे, या गोबर गैस बोल दे, या फिर बायोगैस बोल दे, इनमें से कोई भी बोल दे, मुख्य घटक मीथेन होता है। और LPG के केस में बोल दे तो ब्यूटेन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसको डैश अल्कोहल कहा जाता है, इसको विकृत अल्कोहल या फिर बोल दो डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, आप सब जानते हो, जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा ज़्यादातर मतलब एथेनॉल से होता है। एथेनॉल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता है। इस एथेनॉल का इस्तेमाल केवल पीने के लिए नहीं होता है। इस एथेनॉल का जो उत्पादन है केवल पीने के लिए तो नहीं होता है शराब के रूप में, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से, क्योंकि एथेनॉल का इस्तेमाल और भी बहुत सारे कामों में होता है। तो मान लीजिए एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है ताकि इंडस्ट्री में इसका यूज करना है, तो जब ये एथेनॉल को इंडस्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा, इस एथेनॉल को किसी इंडस्ट्री के अंदर ले गया, इंडस्ट्रीज के अंदर हम अगर इस एथेनॉल को ले जाए तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे वर्कर भी हैं जो काम कर रहे हैं। हो सकता है इस एथेनॉल का उस इंडस्ट्री के अंदर वो वर्कर इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दें, उसको चोरी छुपे पीना स्टार्ट कर दें, चोरी छुपे बेचना स्टार्ट कर दें। तो इन सारे कारणों के कारण क्या होता है, इस एथेनॉल में थोड़े बहुत अमाउंट में मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है। ये जो मेथनॉल होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं जहरीली शराब। जहरीली शराब ये पॉइजनस होता है। ये जो मेथनॉल है ये पॉइजनस होता है, इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ये एथेनॉल के साथ जब मेथनॉल को मिक्स कर दिया तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डीनेचर्ड कर दिया। इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं।
तो यानी कि अब ये डीनेचर्ड एथेनॉल हो गया। हमने थोड़ा सा मेथनॉल मिला दिया इसमें ताकि जो वर्कर्स हैं वहाँ पर या जो भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो उसका दुरुपयोग ना कर पाए। ये डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया क्योंकि हमने इसके नेचर को चेंज कर दिया। इसका ओरिजिनल नेचर था कि कोई इसको पी सकता था, अब हमने क्या करा, इसको डीनेचर कर दिया, यानी इसके नेचर को चेंज कर दिया। अब इसको कोई पिएगा नहीं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये एथेनॉल है ओरिजिनल वाला जिसको पिया जा सकता है और इसको नहीं पिया जा सकता है। तो इसकी पहचान के लिए इसमें क्या करा जाता है कि इसमें कुछ डाई को मिला दिया जाता है, यानी कुछ रंजक को मिला दिया जाता है और इसके कलर को ब्लू कर दिया जाता है ताकि पहचान में आ जाए कि भाई साहब ये वाला मत पी लेना वरना सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये डीनेचर्ड एथेनॉल है। इसी को विकृत एथेनॉल या फिर विकृत अल्कोहल आप बोल दो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र का ही हिस्सा होता है स्टमक यानी कि अमाशय, और इस स्टमक में जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही HCl बनता है। आपका जो पेप्सिन एंजाइम है ये बनता है, जो रेनिन एंजाइम है ये बनता है। इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम ये HCl करेगा, क्योंकि एक ऑप्टिमम pH चाहिए होता है जो ये HCl इसको प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो HCl है ये हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मार गिराएगा, और साथ में जो फूड है जो कि डाइजेस्ट हो रहा है उसको सॉफ्ट बनाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। कई बार बता चुका हूँ, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। 18वें अथवा शून्य समूह जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है, इसी को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय ग्रुप बोलते हैं और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, ये भी सही है। पहले और दूसरे समूह के तत्व S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो S ब्लॉक होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके अंदर मात्र 2 ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप नंबर 1 और दूसरा है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, क्योंकि सारे के सारे धातु हैं, और ग्रुप 2 के धातु को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं समूह 1 के तत्व। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। वैसे गलत तो हमारा ए भी है, क्योंकि द्वितीय समूह में मौजूद तत्व जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, ना कि क्षारीय धातु कहलाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको एक विकल्प चूज करना है तो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि 17वें में सारे के सारे क्या है, अधातु हैं। हैलोजेंस जिसको हम बोलते हैं वो सारे आते हैं समूह 17 में, क्षारीय धातु नहीं होगा। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है ताकि जो महिला है वो प्रेग्नेंट ना हो। गर्भ निरोध हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले स्लाइड को आप अच्छे से ताको, ठीक है, अच्छे से आप इसको देखिए वीडियो पॉज करके। इनमें बताई गई है गर्भ निरोधक विधियाँ। NCERT सीरीज में एक चैप्टर मैंने अपलोड किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ भी मैंने आपको ये स्लाइड दिया था। तो गर्भ निरोधक विधियाँ ये सारी विधियाँ हैं जिनसे महिला जो है अपने आप को प्रेग्नेंट होने से रोक सकती है। गर्भ निरोधक विधियाँ कुछ है अस्थायी विधियाँ, कुछ है अस्थायी विधियाँ। यहाँ देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैसेक्टमी का मतलब क्या होता है। वैसेक्टमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। वैसेक्टमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंस होता है, यानी जो नली होती है जो कि शुक्राणु को लेकर के जाने वाली होती है, उसको काट करके बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टमी के अंदर जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही क्या है, अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है। तो मान लीजिए इधर से स्पर्म आया, इधर से एग, ये दोनों को आपस में मिलना है निषेचन के लिए, तो इसको यहीं पर काट करके बांध दिया जाएगा ताकि ये दोनों मिल ही ना पाए। तो ट्यूबेक्टमी यानी कि महिला नसबंदी। प्राकृतिक विधियाँ होती है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, रोध विधियाँ होती है, IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस को डाला जाएगा। इसी में देखो एक कॉपर टी है, यही आपसे पूछा गया था। खाने वाली गोली होती है माला D, माला N, सहेली, अनवांटेड 72,
तो ये सारी विधियां हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक हैं। दो तरह के धारा होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट यानी कि हम जिसे शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, एक ये होता है, और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा ये फिक्स होगा, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये चेंज होगा पीरियोडिकली यानी कि आवर्त रूप से। और इस धारा का आविष्कार किया था टेस्ला ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सही है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये गलत हो जाएगा। तारों को आपस में जोड़ कर रखता है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी पूरा जो हमारा सौर मंडल है उनमें जो ग्रह हैं उन सब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भार बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। आप जानते हो ये जो द्रव्यमान है ये कभी नहीं बदलता, आप कहीं पर भी चले जाओ ये कभी नहीं बदलने वाला। अगर जी का मान न्यूनतम हो जाए, जी का मान जो है ये न्यूनतम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भार है ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, तो भार भी यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। और ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, तो भार यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के वायुमंडल में बारिश की बूंदें हैं जो कि लटकी हुई है। अभी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है तो इसके पास है स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही ये बूंद भारी हो जाती है तब ये पृथ्वी पर गिरती है वर्षा के रूप में। अब ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रही है तो इसके पास गति है, तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं यानी कि एसिडिक नहीं है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं आपका क्षारीय यानी कि बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये हो जाएगा एसिडिक। पहले तो आप ये ध्यान में रखो। कुछ अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो, जैसे कि Al2O3 और ZnO। ये देखो धातु के ऑक्साइड है, होना क्षारीय चाहिए था, बेसिक चाहिए था, लेकिन ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक बोले तो उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ये जो ऑक्साइड्स हैं दोनों के दोनों अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे अधातु के हैं। अम्लीय होना चाहिए था बट ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि ना तो ये अम्ल की तरह है ना ही क्षार की तरह है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? रैंसिड। रैंसिड क्या होता है? जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे रैंसिड हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। जैसे चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके, एयर को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा फैट का। चिप्स कुरकुरे में तेल होता है, उसके अंदर फैट्स होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण क्या होगा? उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल जो है उसका चेंज हो जाएगा। इसी को रैंसिड कहा जाता है। ये सही है। यदि किसी प्रतिक्रियाशील धातु की सतह को हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थ द्वारा क्षति पहुंचती है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ये भी सही है। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो रस्ट होता है संक्षारण की ये परिभाषा है। ये दोनों सही है, तो डी हमारा राइट आंसर।
जैसे आयरन में, लोहे में जंग लगना, ये भी संक्षारण है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को यानी कि ओवम को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर के जाता है? इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, एग का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ये एग जो है ऐसे चल करके इस गर्भाशय में पहुंचेगा, निषेचन के बाद पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर निषेचन हुआ तो जाइगोट बनेगा, मोरूला, ब्लास्टुला, ये सब का निर्माण होता है और फिर जाकर के ये गर्भाशय में पहुंचता है। ये क्या है? ये ओविडक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओविडक्ट या फिर बोल दो फैलोपियन ट्यूब, इसी को डिम्बवाहिनी नलिका बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि निषेचन कहाँ पर होता है तो ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अभी आपने देखा था ये ट्यूबेक्टमी, तो उसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा, इसी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ से क्या होगा, एग पहुँचेगा, यहाँ पर एक रीजन होता है एम्प्यूला, वहीं पर निषेचन होता है। और यहाँ से क्या होगा, इस योनि से होते हुए यहाँ से चल करके शुक्राणु इधर की ओर आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको काट करके बांध दें तो ये जो एग है और ये जो स्पर्म है ये आपस में फर्टिलाइज यानी कि निषेचन नहीं कर पाएंगे और जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? पूरे आवर्त सारणी में, हमारे पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के पास है। ठीक है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम ये हो जाएगा सीजियम के पास। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विदलन यानी कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन प्रतिक्रिया शामिल है? ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें ये हैं कि बल लगना चाहिए, क्योंकि भौतिकी के अंदर कार्य हमेशा कोई बल करता है, और बल लगा भी तो वस्तु विस्थापित हो जाना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मान लो आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हो, आप एक दीवार को ज़बरदस्त धक्का लगा रहे हो, लेकिन दीवार जो है अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुआ, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। भले ही आप धक्का लगाते लगाते बेहोश क्यों ना हो जाओ, आपने कोई कार्य नहीं किया। तो इन दो शर्तों में एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। बस इतना सा बोल दिया ना, इसी से आपका सवाल बन जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहला कहा गया कि बीज रहित है, यानी कि ये बीज नहीं देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों तो बीज देते हैं, तो ए और डी तो पहले ही कट गया यहाँ से। उसके बाद संवहनी पौधे होते हैं। संवहनी पौधे मतलब इसके पास क्या है, जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो जाइलम, फ्लोएम तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पास भी है, बट ये दोनों तो पहले ही कट गया। उसके बाद बचता है एक टेरिडोफाइटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सारे पादप समूह होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पास जाइलम, फ्लोएम नहीं होता है। टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है। टेरिडोफाइटा के पास होगा, जिम्नोस्पर्म के पास होगा, एंजियोस्पर्म के पास होगा। तो जिम्नो एंजियो तो पहले ही कट चुके हैं, यहाँ से बचता टेरिडोफाइटा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। फिर भी आप यहाँ पर देख लो, ये गैमीटोफाइट होता है, जेमेटोफाइट नहीं होता है, गैमीटोफाइट होता है। गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट ये दोनों क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी एक जनरेशन में क्या होगा, गैमीटोफाइट होगा, यानी कि गैमीट का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, स्पोर का निर्माण होगा। इसी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। पुरुषों में वृषण कोश को ही अंडकोश बोलते हैं, शरीर के बाहर क्यों आता है? पुरुषों में क्या होता है, ये स्क्रोटम हो गया, ये स्क्रोटम है, और इसी में क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसी में क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस बोले तो वृषण होता है, और इसी में क्या बनने वाला है, स्पर्म बनने वाला है। कभी पूछ दें शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ये इसमें होता है, वृषण में होता है। ये बॉडी के बाहर होता है, ये मेल के बॉडी के, पुरुष के शरीर के बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर कम चाहिए होता है जितना हमारे बॉडी का होता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए, इसीलिए ये मेल बॉडी के बाहर होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर क्या होगा, जो सोलर एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है या फिर बोल दो ये जो ऊष्मा है, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए अंदर का जो कलर है इसको ब्लैक रखा जाता है। ब्लैक कलर जो है ये ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित करता है। तो सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? रंध्रों को बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। ए हमारा राइट आंसर। इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये स्टोमेटा को बंद करवाएगा, ये स्टोमेटा को बंद करवाएगा। साइटोकाइनिन इसके विपरीत काम करेगा, ये स्टोमेटा को ओपन करवाएगा। तो साइटोकाइनिन रंध्र को खोलने का काम करता है और एब्सिसिक एसिड रंध्र को बंद करने का काम करता है। एकमात्र गैसियस पादप हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1 ATM। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, 1.01 10⁵ पास्कल। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। यह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम है जंतु जगत के अंदर आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये सबसे बड़ा संघ है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनका जो बॉडी होता है सेगमेंटेड होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ इसके बॉडी के अंदर जो खून है, जो ब्लड है, ये किसी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता है। जैसे हम लोगों के अंदर क्या है कि जो खून है वो धमनी में शिरा के अंदर बहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ब्लड वेसल के अंदर नहीं होगा। ब्लड जो है वो पूरा बॉडी कैविटी में होता है, यानी देह गुहा जो है रक्त से भरी होती है, बॉडी कैविटी जो है ब्लड से भरी हुई होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स बोल दो या फिर ज्वाइंटेड अपेंडेजेज बोल दो, ये पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण देखो, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह डैश हो जाता है। विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। जैसे हम ले सकते हैं हवा और पानी का केस। हवा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, कम होता है, तो ये विरल माध्यम, और पानी का ज़्यादा होता है तो ये सघन माध्यम। तो हवा से पानी में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकता है। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुकता है। और इसका विपरीत ले लें हम, पानी से अगर हवा में प्रकाश जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। ये हमारा पार्ट 33 था। यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।